ठीक है, तो आगे ही चलो। अच्छा भाई, तो आपने कल लिखी थी क्लास, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, यूजर से इनपुट लेके उसको पॉपुलेट करवाया था, आ, कुछ सेटर्स लिखे थे, कुछ गेटर्स लिखे थे, मतलब ये वाला सारा काम हमने कल किया था। क्लास कौन सी थी हमारी? स्टूडेंट की क्लास थी। स्टूडेंट की क्लास थी जिसमें हमने ये तीन डेटा मेंबर्स रखे थे जो प्राइवेट थे, जो लॉक थे, और उसके बाद इसको एक्सेस करने के हमने सेटर्स और गेटर्स बनाए थे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस थे। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, कुछ काम किया, वो सारा काम था। अच्छा जी, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट बनाता हूँ S1, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि इस S1 को प्रिंट करवाओ, तो आप कहते हो कि S1 डॉट, सॉरी, स्टूडेंट S1 तो S1 डॉट गेट नेम हम करते हैं, फिर सी आउट डॉट S1 डॉट गेट एज करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त क्या आउटपुट आएगी, इसका डेटा क्या प्रिंट होएगा। हमने भी कुछ खास नहीं किया, हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S1 और उसका डेटा हमने सिंपली गेट कर लिया, मतलब प्रिंट करवा लिया। क्वेश्चन ये है कि ये क्या प्रिंट करेगा। ये गार्बेज प्रिंट करेगा, ठीक है, मतलब ये अ, जिस तरह वेरिएबल्स के साथ होता है उसी तरह ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है। दिस प्रोड्यूसेस गार्बेज बिकॉज द डेटा मेंबर्स हैव नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। बिल्कुल जिस तरह से वेरिएबल्स में होता था कि अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो मेमोरी का कोई भी सेल उठा लेगा और वो गार्बेज प्रिंट करके देगा आपको। इस गार्बेज से बचने का तरीका ये है कि आप इसको डेटा को इनिशियलाइज करो। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस गार्बेज, द आंसर वाज ऑलवेज टू डू इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट्स में जो इनिशियलाइजेशन है, इन ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइजेशन इज डन इन कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर्स की तरफ चलते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स बड़ी स्पेशल चीज़ है, और स्पेशल फंक्शंस which are called automatically when an object is created। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये है कि वो एक स्पेशल फंक्शन है जो खुद ब खुद कॉल होता है, आपने नहीं कॉल करना, खुद ब खुद कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होता है? जब आप स्टूडेंट S1 लिखते हो, स्टूडेंट S2 लिखते हो, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बिहाइंड द सीन्स एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम तो अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, उसका नाम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है। इसके अलावा इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। जब भी तुम एक फंक्शन लिखते हो तुम हमेशा स्टार्ट करते हो रिटर्न टाइप से कि ये इंटीजर रिटर्न करेगा, वॉइड रिटर्न करेगा, क्या करेगा। कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वॉइड, खाली छोड़ दो वो जगह। और आखिरी बात मेरा ख्याल है ये है कि इट कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हो, अलाउड है करना, ठीक है। तो हाँ, सॉरी, एक और बात जहाँ से बात शुरू हुई थी कि कंस्ट्रक्टर्स कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, बट प्रोग्रामर्स यूजुअली use them to initialize objects। ऐसे तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, उसके अंदर कोड लिखना है, जिस चीज़ का कोड लिखोगे वो चल पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली
जो जिस तरह से कंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि तुम उनके अंदर इनिशियलाइजेशन करते हो। अच्छा, इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है? जैसे ही तुमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तुम्हें पता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होना है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है। तो अब मैंने तो कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं हुआ था कल, लेकिन फिर भी चल रहा था। तो ये भी बात दिमाग में रखो कि जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर लिखा ही होए। अगर नहीं लिखा होता तो सी प्लस प्लस एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद आपको प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, अब हम एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो हम पब्लिक सेक्शन में लिखते हैं स्टूडेंट, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर का नाम बजाते खुद क्लास का नाम होता है, वो एक फंक्शन है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। मैंने पहले ना इंट लिखा है ना फ्लोट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, कोई रिटर्न टाइप। अब इसके अंदर तुम जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नेम के अंदर एक्स स्टोर करवा रहा हूँ, मैं एज के अंदर 0 स्टोर करवा रहा हूँ, और मैं CGPA के अंदर 0.0 स्टोर करवा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से डेटा को ये इनिशियलाइजेशन मैंने अपनी तरफ से की है। आप इवन सी आउट करवा लो, सी आउट एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्टर राइट नाउ। अब ये होएगा कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, वो ये सारा कुछ एग्जीक्यूट कर देगा। करने के बाद वापस आते हो, अब जब आप ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाओगे तो आपको वो गार्बेज नहीं नजर आएगी, आपको जो डेटा आपने इनिशियलाइज करवाया था वो नजर आएगा। ये इनिशियलाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट था। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ना, ये लाइन कंस्ट्रक्टर में से आ रही है, और उसके बाद आपने गेटर्स कॉल किया तो उसने वही डेटा आपको प्रिंट करके दे दिया कि ये आपके ऑब्जेक्ट का डेटा था। तो बेसिकली बचता बंदा उससे गार्बेज डेटा से बंदा इस तरीके से बच जाता है। अच्छा भाई, अब थोड़ी सी मुश्किल बात कि कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड, इस बात का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड। ये बात इस तरह से है कि इन सी प्लस प्लस इफ यू डू नॉट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर, कल तक तो हमने कंस्ट्रक्टर नहीं ना लिखा था, हमें नहीं पता था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। यू डू नॉट प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर, द कंपाइलर provides a default constructor for you. This constructor does nothing. Uh, Default constructor is also called zero argument constructor. तो पहली बात तो ये है कि अगर तुमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा अपनी क्लास में, तो कंपाइलर तुम्हें खुद ब खुद एक कंस्ट्रक्टर लिख के देता है, और फिर कहानी वही है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एंड सो ऑन। जो कंस्ट्रक्टर तुम्हें कंपाइलर लिख के देता है उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता, इट्स जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। ठीक है। uh, अब बात यह है कि बट कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है स्टूडेंट का, ये ऐसे लिखा है ना स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा अभी फिलहाल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तो हमने लिखा है, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं था। अच्छा, मैं अब स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर ऐसे भी लिख सकता था, ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी ना, तो फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या होती थी कि इट इज हैविंग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम। हमने सम के 3-4 फंक्शन लिखे थे, लेकिन उनका नाम सेम था, लेकिन हम उनके नंबर या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स तब्दील कर देते थे। उससे ये होता था कि वो ओवरलोडिंग वैलिड हो जाती थी, वो चलती थी। इसी तरह से अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम स्टूडेंट है, ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, इसी तरह से मैं एक और कंस्ट्रक्टर लिख लेता हूँ,
लेकिन शर्त ये है कि इधर अगर कोई आर्गुमेंट नहीं था तो फिर ये तो नहीं चलेगा ना, इधर तो कोई आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कैरेक्टर ए, इंट बी और फ्लोट सी। मैंने 3 आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर, अब मेरे पास 2 कंस्ट्रक्टर्स हो गए, एक ये वाला जो डिफ़ॉल्ट है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, और एक ही ओवरलोडेड वाला जिसमें 3 आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। करूँगा क्या, मैं नेम के अंदर ए डाल दूँगा, एज के अंदर बी और सीजीपी के अंदर सी, और ये मैसेज भी प्रिंट करवाऊँगा ताकि हमें पता चले कि वाकई कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो एग्जीक्यूटिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर या एग्जीक्यूटिंग फॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ताकि हमें पता तो चले ना कि इस वक्त कौन से वाला चल रहा है। अब मेरे पास 2 कंस्ट्रक्टर्स हो गए ओवरलोड हो गए, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 10 दफ़ा ओवरलोड कर लो, 15 दफ़ा कर लो। जिस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग के टॉपिक में डिस्कस किया था कि भाई ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यूज़र को कितनी कन्वीनियंस देना चाह रहे हो। जितनी कन्वीनियंस देना चाह रहे हो उतना तुम मेहनत करते हो और उतनी ओवरलोडिंग तुम कर देते हो। अगर हमने एक ये किया है, अब जब हम स्टूडेंट S1 बनाते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं तो हमें ये पता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है। ये तो पहले भी चल रहा था, ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो सवाल ये है कि पैरामीटराइज्ड कब चलेगा? पैरामीटराइज्ड उस वक़्त चलेगा जब आप ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करोगे। यानी जब आप एक स्टूडेंट बनाओगे तो इस तरह से कि S2 मेरा नाम ए है, मेरी एज 22 है और मेरा जीपीए 3.4 है। जब आप इस तरह से 3 आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करोगे तो अब सी प्लस प्लस ये ढूंढेगी कि क्या मेरे पास 3 आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर मौजूद है, और वो उसको मिल जाएगा कि ये 3 आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर मौजूद है, फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब इस दफ़ा तुम्हें वाकई लिखा हुआ नज़र आएगा कि जब पहली लाइन चली है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, फिर ये आउटपुट आ गई सारी, ये जो ये 3 लाइनें हैं, और उसके बाद जब मैंने S2 बनाया तो उसने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल किया। और इसकी अगेन फिर कह रहा हूँ कि कोई हद नहीं है, जितना जितना की तुम्हें ज़रूरत है, जितने कंस्ट्रक्टर्स की उतने तुम बनाई जाते हो, उस हिसाब से आगे चलते हो। ठीक है, इसको भी प्रिंट करवा लो, ये तुम्हारा S2 भी प्रिंट हो जाएगा। तो वो जो डेटा तुमने अभी इंसर्ट किया था A22 और 2.3.4, वो भी तुम्हें नज़र आ गया कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, ये कंस्ट्रक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्टर्स का छोटा भाई होता है डिस्ट्रक्टर। वो वाकई छोटा भाई है क्योंकि उसका कोई ख़ास काम नहीं है। डिस्ट्रक्टर्स होते तो यही हैं कि स्पेशल फंक्शंस which are called automatically when an object is destroyed। ठीक है, ये आसान होते हैं, दे हैव द सेम नेम एज क्लास बट स्टार्ट विद टिल्डा साइन। यानी इनका नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम है, लेकिन इनका जो स्टार्ट होता है वो टिल्डा से स्टार्ट होता है। इनकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, एंड दीज कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ठीक है, और इसको प्रोग्रामर ज़्यादातर किधर इस्तेमाल करता है, यूजुअली यूज्ड फॉर रिसोर्स क्लीनअप। डिस्ट्रक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पता ज़रूर होना चाहिए, चला के भी देखना चाहिए, लेकिन वो इतने ज़रूरी नहीं है। बात सिंपल है कि जब एक ऑब्जेक्ट बनता है, पैदा होता है, तो एक ख़ास फंक्शन कॉल होता है, उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो अगेन एक ख़ास फंक्शन कॉल होता है, उसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं। अगेन अगर आपने नहीं लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर तो सी प्लस प्लस आपको प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, डिस्ट्रक्टर लिखते कैसे हैं? डिस्ट्रक्टर लिखते ऐसे हैं कि स्टूडेंट एटसेट, यानी डिस्ट्रक्टर के भी का भी नाम वही है जो क्लास का नाम होता है, उसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, सिर्फ निशानी ये है कि वो टिल्डा के निशान से शुरू होता है। अब इसके अंदर वैसे तो जो मर्जी करो, मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड।
अब एक सवाल है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है। भाई ऑब्जेक्ट पैदा होने का तो हमें पता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, वेरी गुड, यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। डिस्ट्रॉय कब होता है, खत्म कब होता है? खत्म उस वक्त होता है जब वो फंक्शन खत्म होता है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट आपने बनाया होता है। तो अगर आपने S1 बनाया है मेन फंक्शन के अंदर, तो जैसे ही मेन फंक्शन खत्म होएगा, अब मेन फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल्स, जितने ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हुए हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बेसिकली बात ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय उस वक्त होता है जब मेन फंक्शन बजाते खुद खत्म होता है। ठीक है। और डिस्ट्रक्टर्स आसान है बिकॉज यू कांट ओवरलोड देम, यू कांट डू एनीथिंग टू देम, बस ये ऐसे ही है, मतलब कुछ इसमें वेरिएशन कोई नहीं है, ये बंदा याद कर सकता है। कंस्ट्रक्टर्स में बेतहाशा वेरिएशन आती है। आखिरी बात ये है कि functions inside a class are referred to as methods। ये लफ्ज़ अगर अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो मतलब अब करना शुरू कर दो। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको फंक्शंस नहीं कहते, उनको मेथड्स कहते हैं। ठीक है। प्राइवेट मेथड्स, पब्लिक मेथड्स, सो ऑन। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमने कल बात की। कंस्ट्रक्टर्स, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, यूटिलिटी फंक्शंस क्या होती हैं। यूटिलिटी फंक्शन एक छोटी सी फजूल सी चीज़ होती है, बल जिक्र कर देते हैं है। तो remember that functions inside a class can be private or public। ये कोई रूल नहीं है कि डेटा प्राइवेट होएगा और फंक्शन पब्लिक हो, ये कोई रूल नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पे एक प्राइवेट में एक फंक्शन लिख सकते हो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। प्राइवेट प्राइवेट हिस्से में तुमने एक फंक्शन लिख लिया फन नाम का, ठीक है। तो सवाल ये है कि फिर क्यों नहीं लिखते, मसला क्या है? तो ये फंक्शन, इसको एक्सेस कौन कर सकता है? क्योंकि ये प्राइवेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ यही क्लास एक्सेस कर सकती है। नहीं समझ आई? बाहर से बैठ के तो इसको कोई नहीं यूज कर सकता। भाई कल जो हम बात करते रहे कि क्लास के अंदर डेटा हम लॉक कर देते हैं और फिर मेथड्स बना के देते हैं पब्लिक सेक्शन में जो उस डेटा तक रसाई देते हैं। तो अगर तुमने मेथड ही प्राइवेट कर दिया तो इसका मतलब है कि इस मेथड को बाहर से तो कोई बंदा नहीं यूज कर सकता, बाहर से मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। तो फिर इसका फायदा क्या है? फिर इसका फायदा ये है कि जो क्लास के अंदर के मेथड्स हैं वो इसको इंटरनली कॉल कर सकते हैं, इनको यूटिलिटी फंक्शंस कहते हैं। एनी फंक्शन इन प्राइवेट सेक्शन ऑफ क्लास इज कॉल्ड यूटिलिटी फंक्शन। डेफिनेशन बड़ी आसान है, लेकिन बात यह है कि इसको समझना है कि यूटिलिटी फंक्शंस की अफादियत है क्या। तो इनकी अफादियत है, यूटिलिटी फंक्शंस can only be accessed from within class। क्यों? बिकॉज दे आर प्राइवेट। प्राइवेट की डेफिनेशन ही हमने कल ये पढ़ी थी कि वो सिर्फ क्लास के अंदर से एक्सेस होते हैं। तो क्लास के अंदर के जो मेंबर्स हैं वो इनको कॉल करके यूज कर सकते हैं। फजूल सी चीज़ है, मतलब खुद ही इस्तेमाल कर करके खुद ही पता लग जाता है कि क्या चीज़ है। एज अ टॉपिक नहीं इसको पढ़ना चाहिए। और आई थिंक बस यही यही है। ठीक है। तो कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ पूछो, वरना चलते जाएंगे हम आगे। तो कंस्ट्रक्टर्स की किस्में तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कंपाइलर कंस्ट्रक्टर तुम्हें देता है खुद ब खुद, एक सिंपल जिसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने कहा है, फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हैं जो ओवरलोडेड है जिसमें आप पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हो, फिर यूटिलिटी फंक्शंस, फिर डिस्ट्रक्टर्स, और फिर इसने कोई एग्जांपल करवाया होगा। कहाँ पे इसने एग्जांपल?
हाँ जी, चलूँ आगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, पहले आगे चलने से पहले एक चीज़ देख लो कि क्लास लिखने के 2 तरीके होते हैं। अभी तक हमारा एक तरीके पे डिस्कशन हुई है वैसे। हमने ये किया कि हमने प्राइवेट में डेटा लिख दिया और पब्लिक में हमने मेथड्स लिख दिए और मेथड्स की बॉडी भी वहीं प्रोवाइड कर दी। ये मेथड की बॉडी प्रोवाइड की हुई थी ना हमने। दूसरा तरीका क्लास लिखने का जो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है, वो ये है कि तुम बॉडी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है? तो हम एक डिफरेंट क्लास लिखते हैं। तो हम जो क्लास लिखेंगे वो वेक्टर की क्लास लिखेंगे। वेक्टर मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप ऐसे लिखते हो 2i+3j, ठीक है? इस तरह आप वेक्टर्स मैथ्स में लिखते हो। पर वेक्टर के अंदर होता क्या है, एक एक्स वाला कंपोनेंट होता है, एक वाई वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है? अब अगर तुम कोई मैथ्स की सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें यूजर वेक्टर्स दे रहा है और वेक्टर्स के ऊपर काम कर रहा है, तुम्हारे पास सी प्लस प्लस में कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो वेक्टर को संभाल सके। तुम्हारे पास सिंपल इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, इस तरह की चीजें तो हैं, लेकिन कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो पूरे के पूरे वेक्टर के ऑब्जेक्ट को संभाल सके, राइट? तो फिर ये कैसे करना है? सारी बात है, तुम्हें अपनी वेक्टर की क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनानी पड़ेगी। इसके प्राइवेट सेक्शन में हम 2 इंट रख देंगे, एक इंट एक्स होएगा, एक इंट वाई होएगा, और फिर हम इसका पब्लिक इंटरफेस डिजाइन करना शुरू करेंगे। पब्लिक हिस्से में तुम्हें पता लग गया, सेटर्स आते हैं, गेटर्स आते हैं, कंस्ट्रक्टर आता है और डिस्ट्रक्टर आता है। ये तो आना ही आना है ना, इसके बाद कुछ और होए तो बंदा सोचता है। तो सेटर उसी तरह से जिस तरह से कल से लिख रहे हैं, मैं कहूँगा सेट एक्स और उसको एक इंट दे दूंगा, और वॉइड सेट वाई और उसको एक इंट दे दूंगा। जरा बात को समझना, मैं तुम्हें कहा है कि क्लास लिखने के 2 तरीके हैं। तो क्लास लिखने के 2 तरीके हैं। तो पहले तरीके से, अच्छा मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने बंद कर दिया। तो पहला तरीका हमने कल भी लिखा था, तुमने भी लिखी, आज भी लिखी, वो ये था कि हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के यहीं पे फंक्शन की बॉडी भी लिख देते थे। मैं वो नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ मेथड्स की प्रोटोटाइप्स लिख रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ प्रोटोटाइप लिखी है, प्रोटोटाइप लिख के आगे सेमीकोलन, प्रोटोटाइप लिख के आगे सेमीकोलन। अच्छा, ये सेटर्स हो गए। अब गेटर्स, तो इंट इंट गेट एक्स और इंट गेट वाई, ठीक है? मेरे पास सेटर्स आ गए, मेरे पास गेटर्स आ गए, लेकिन मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ सेमीकोलंस लगा रहा हूँ आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद मैं 2 कंस्ट्रक्टर्स लिखता हूँ। तो एक मेरा कंस्ट्रक्टर ऐसे आ गया, वेक्टर खाली, और एक ऐसे आ गया कि मैं उसको 2 इंट दे के काम करूँगा, ठीक है? डिस्ट्रक्टर तुम्हारी मर्जी है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, चलो लिख लेते हैं। तो वेक्टर का डिस्ट्रक्टर आ गया, तो ये मेरी क्लास बन गई। वंस अगेन, जो कल जिस तरीके से हमने क्लास लिखी थी और आज जिस तरीके से लिखी है उसमें फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कल हम यहीं पे हर मेथड की बॉडी भी टाइप करते थे, आज हमने सिर्फ प्रोटोटाइप्स टाइप की है, और अपनी अपनी चॉइस है कि कौन सी अच्छी लगती है। मतलब ज़्यादातर किताबों में इस तरह से टाइप हुई होती है। फ़ायदा इसका ये होता है कि आप क्लास को देखते ही समझ जाते हो कि अच्छा यार ये क्लास है क्या, इसके अंदर के कोड में आपको बाद में जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये क्लास चलेगी नहीं अभी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मेथड्स तो डिफाइंड है ही नहीं। तो अब इसके मेथड्स हम डिफाइन करेंगे। तो वो कैसे करते हो, जिस तरह यार आम सिंपल प्रोग्रामिंग में करते थे कि प्रोटोटाइप ऊपर लिखते थे और फिर उस प्रोटोटाइप की डेफिनेशन नीचे देते थे।
हमने जब फंक्शंस पढ़े थे तो हम ऐसे ही करते थे ना कि प्रोटोटाइप ऊपर लिख देते थे और नीचे उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करते थे। अब सिर्फ एक फ़र्क है इसके अंदर, वो ये है कि अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो तुम यही करते जो तुम हमेशा से करते आए, लेकिन क्योंकि ये क्लास के अंदर है फंक्शन, ये मेथड है, तो इसके साथ तुम्हें इसका नाम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है और ये ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है ताकि सी प्लस प्लस को पता चले कि जो मेथड तुम लिख रहे हो वो फलानी क्लास का मेथड है, वो कोई जनरल मेथड नहीं है। तो हमने सेटर की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। अब उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक्स के अंदर डाल दो ए, ज़ाहिर बात है, इससे ज़्यादा तो नहीं होएगी। इसी तरह से अब मुझे दूसरा भी करना है, सारे ही करने हैं एक्चुअली, वरना तो क्लास नहीं चलेगी। अब मुझे इन सारों की बॉडी प्रोवाइड करनी है। तो एक एक करके करते हैं। वॉइड सेट वाई, अब ये सेमीकोलन हटा के मुझे बॉडी प्रोवाइड करनी है, यही काम है ना मेरा अब। तो सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि मुझे क्लास का नाम लेना है और साथ ये ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। इस ऑपरेटर को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हो। आप में लिखा होगा तुम्हारी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो बताता है कि भाई वेक्टर क्लास के अंदर ये मेथड पड़ा हुआ है, करना क्या है, वाई इज इक्वल टू ए। फिर वेक्टर क्लास के अंदर ये मेथड पड़ा हुआ है। गेटर्स कैसे लिखते थे याद है? गेटर में क्या लिखते थे? रिटर्न टेक्स्ट। तो फिर अगेन वेक्टर और रिटर्न वाई। नया कुछ नहीं कर रहा, एग्जैक्टली वही कोड जो हम पहले कर रहे थे वही कर रहा हूँ। सिर्फ फर्क ये है कि पहले मैं क्लास के अंदर लिख रहा था, अब मैं क्लास के बाहर लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो कर दो। यानी ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ना। तो वैसे तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो आपका दिल करता है करो, लेकिन मैंने ये किया है कि मैंने दोनों एक्स और वाई को इनिशलाइज करवा दिया है जीरो के ऊपर। अच्छा, अब जो दूसरा है कंस्ट्रक्टर, ये इंटरेस्टिंग है और ये गलती हुई है। मुझे इसके नाम के साथ भी तो क्लास का नाम लिखना है, सिमिलरली इसके नाम के साथ भी क्लास का नाम लिखना है। तो एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू, ये मेरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर करेगा। भाई ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का काम क्या था, उसके अंदर पैरामीटर्स थे। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए वो पैरामीटर्स देते हैं, वो जाके एक्स और वाई में पैरामीटर्स ऐड हो जाते हैं। और हमने ये भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टर भी, तो हमें इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें मैं करूँ क्या, इसमें करूँगा तो कुछ नहीं, बस सी आउट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रक्टर्स का एक्चुअली रियलिटी में बड़ा काम है, वो एप्लीकेशन की रिसोर्सेज क्लीन अप करता है, लेकिन मतलब इस वक्त हमारे एग्जाम्पल में कोई खास समझ नहीं आ रही। इतने को कंपाइल करते हैं। तो ये मेरी है वेक्टर की क्लास। तो यहाँ पे एरर सेमीकोलन भी लगा। तब ठीक है। अच्छा, अब हम मेन बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। वंस अगेन, अभी तक मैंने जो सिर्फ तुम्हें फर्क दिखाया है वो ये है कि कल जब तुम यहीं पे करली ब्रेसेस खोल के करली ब्रेसेस बंद करते थे और इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड करते थे, वो
हेलो हेलो हेलो, मेरा कनेक्शन ब्रेक हुआ है, पता नहीं कहाँ से ब्रेक हुआ है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि हमने आज कोई नई चीज नहीं की। जो क्लास हमने कल लिखी थी, हमने वही क्लासेस आज दोबारा लिखी हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि कल हमने यहाँ पे इन इन मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड की थी, ये करली ब्रेसेस खोल के उनका कोड इसके अंदर लिखा था। आज हमने सिर्फ वहां पे प्रोटोटाइप लिखी है, और प्रोटोटाइप लिखने के बाद फंक्शन को या उस मेथड को हमने नीचे डिफाइन किया है। गेम वही है, वो सारा कुछ वही रहा है, बस लिखने के दो फर्क तरीके हैं। ठीक है? अच्छा, अब मैंने दो कंस्ट्रक्टर्स लिखे हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, और उसके अंदर मैंने दोनों पैरामीटर्स को जीरो करवा दिया। और एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, और उसमें मैंने वो जाहिर बात है एक्स के अंदर ए और वाई के अंदर बी डलवा दिया। अच्छा, अब मैं दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, वेक्टर v1 और वेक्टर v2। जब मैं v1 क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे तो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि v1 के x में और v1 के y में दोनों जगहों पे जीरो डाल देता है। जब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ v2 वाला, जब मैं उसको दो पैरामीटर्स देता हूँ, तो ये जाहिर बात है मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और वो क्या करता है कि v2 के x और y की वैल्यूज अपडेट कर देता है, मतलब एक में 1 डाल देता है, एक में 2 डाल देता है। अब इन दोनों को प्रिंट करके देखो, v1 को भी स्क्रीन पे प्रिंट करो, v2 को भी स्क्रीन पे प्रिंट करो, यानी उनकी वैल्यूज देखोगे स्क्रीन पे क्या है। कैसे करोगे? तो दो तीन रास्ते थे जो कल, नहीं दो तीन तो नहीं थे, एक ही डिस्कस हुआ था। वो ये था कि हम इसका गेटर कॉल कर देंगे, इसका गेट एक्स कॉल कर देंगे, और उसके बाद इसका गेट वाई कॉल कर देंगे। ये जहरी बात है, जीरो जीरो आ जाएगा क्योंकि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशलाइज हुआ हुआ है, तो वो जीरो जीरो आ जाएगा, अल्लाह खैर से। लेकिन ये अच्छा नहीं है। अच्छा तो ये होता है कि वेक्टर इस शक्ल में प्रिंट होता है जो शक्ल होती है वेक्टर की। एक्चुअली वेक्टर की एक्चुअली ये शक्ल होती है, तो इस शक्ल में प्रिंट करने की कोशिश करो उसको। तो वो कैसे होएगा कि मैंने पहले गेट एक्स किया, फिर मैं आई उसके साथ प्रिंट कर देता हूँ, फिर प्लस का निशान, फिर थोड़ी स्पेस देने के बाद अब मैं v1 का गेट वाई प्रिंट कर देता हूँ, फिर उसके साथ जे, और फिर एंड एल। इससे ये होएगा कि एटलीस्ट वो प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी हो जाएगी, कि वो वेक्टर एक वेक्टर की शक्ल में नजर आएगा ना, कि 0i प्लस 0j। तो ये प्रोग्रामर का ही काम है कि जितना वो उसको यूजर फ्रेंडली बना सकता है उसको बनाए। अच्छा, इसी तरह से आप v2 प्रिंट करवा लो। तो v2 डॉट गेट एक्स v2 डॉट, v2 की क्या वैल्यू थी? वो 1i प्लस 2j थी, 1i प्लस 2j। तो वो वेक्टर्स तुम्हारे उस तरतीब में प्रिंट हो जाएंगे जिस तरतीब में तुम्हें चाहिए। अल्लाह खैर से अल्लाह। अब होता ये है ज़्यादातर कि ये जो प्रिंटिंग वाला काम है ना, ये हम यहाँ से उठा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि यार ये बार बार जब भी प्रिंट करना है हमें ये सारी मुश्किल सी लाइनें लिखनी पड़ती हैं, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे रखें, हम क्लास के अंदर एक फंक्शन बना देते हैं वॉइड प्रिंट का। जब भी किसी ने प्रिंट करना है वो प्रिंट का फंक्शन कॉल कर, ताकि हमें बार बार ये मुसीबत इसमें ना पड़ना पड़े। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, वॉइड वेक्टर
प्रिंट, और यहाँ पे अब आप डिफाइन कर दो कि आपने क्या करना है। पहले एक्स प्रिंट करना है, फिर आई, फिर थोड़ी स्पेस, स्पेस चाहिए ना, स्पेस चाहिए, फिर वाई प्रिंट कर दो, और फिर उसके साथ जे, और बस यहाँ पे एंड एल। सोच के देखना कि यहाँ पे मैं खाली एक्स क्यों लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये गेट एक्स क्यों लिख रहा हूँ। वो गेट एक्स इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं क्लास के बाहर हूँ ना इधर, लेकिन ये प्रिंट का फंक्शन जो है वो तो क्लास का मेंबर है, तो वो एक्स को एक्सेस कर सकता है। बेतहाशा फायदा ये मिलता है कि अब जब भी किसी ने प्रिंट होना होएगा वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, v1 डॉट प्रिंट और v2 डॉट प्रिंट। तो तुम्हें बार बार वो मुश्किल में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आउटपुट तो वही आएगी खैर, लेकिन मतलब प्रिंट का फंक्शन तुम्हें ये फैसिलिटी दे देता है कि जब भी तुम्हें कोई काम करने के बाद चीज़ें प्रिंट करनी है तो तुम आराम से वहां से प्रिंट कर सकते हो। इस पे अब जो और काम हो सकते हैं वो ये हैं कि तुम ये करो कि टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड पॉपुलेट टू वेक्टर्स, यानी यूजर से इनपुट लेके दो वेक्टर्स तुम बना लो, ठीक है। उसके बाद ऐड द वेक्टर्स एंड गिव रिजल्ट टू यूजर, यानी दो इनपुट करने के बाद वो उनको जमा करके जो रिजल्ट उनका बनता है वो नीचे स्क्रीन पे तुम वेक्टर्स में प्रिंट करवा सकते हो। तो ये काम जरा करने की कोशिश कर लो। दो वेक्टर के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, उनमें यूजर से डेटा इनपुट करके उनको पॉपुलेट करना है, जिस तरह कल किया था। और फिर उनको ऐड करके आंसर यूजर को देना। तो आपको दो वेक्टर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, वेक्टर v1 v2, एक तीसरा क्रिएट करना है, उसको आंसर कह दो, इसमें आपका आंसर जमा होके आ जाएगा। पता नहीं आंसर की जरूरत है या नहीं, लेकिन बहरहाल अगर कर लो तो अच्छा है। अब यूजर से इनपुट करवा लो, ठीक है। पहले वेक्टर में प्लीज एंटर वैल्यूज, अब यहाँ पे वो दो वैल्यूज एंटर करेगा, ठीक है। तो आपको दो इंट चाहिए होंगे, इंट ए और बी ले लो। पहले उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट वो एंटर करेगा, फिर बी होएगा, ठीक है। तो हमने कल किया था, पहले यूजर से टेम्पररी वेरिएबल्स में चीजें ऐड करवा लो, करवाने के बाद अब जो तुम्हारा v1 का ऑब्जेक्ट है उसमें उसको सेट करवा लो, सेट एक्स ए v1 डॉट सेट वाई, ठीक है। तो वेरी सिंपली तुमने एक वेक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तुमने यूजर से दो सिंपल इंटीजर्स में डेटा पॉपुलेट करवाया, और उसके बाद तुमने वो वेक्टर सेट कर दिया, उसके अंदर वो वैल्यूज सेट कर दी। वेरी गुड। अब तुम v1 डॉट प्रिंट करके स्क्रीन पे उसको दिखा भी सकते हो कि भाई ये वाला आपका वेक्टर एंटर हो गया है। यही सारा कोड रिपीट कर दो दूसरे वेक्टर के लिए। इधर अब बस सिर्फ फर्क ही होएगा कि आपने वेक्टर v2 सेट करना है, और इतना मेरा ख्याल चला के देख लो कि आपको पता चल जाए कि भाई दो वेक्टर्स सही सेट हो गए हैं नहीं।
ठीक है, प्लीज एंटर वैल्यूज में पहले 12 देता हूँ, फिर 2 देता हूँ, तो मेरा पहला वेक्टर सेट हो गया 12 प्लस 2j। दूसरे के लिए मैं -3 और 8 या 5 देता हूँ, तो वो दूसरा भी मेरा सेट हो गया। ठीक हो गया, तो ये दोनों वेक्टर्स मेरे सेट हो गए हैं। अब मुझे इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करके फिर प्रिंट करना है। तो इसके बेसिकली दो रास्ते हैं। ये उसमें मैसेज आया है। अच्छा, अब मैं इसको ये करूंगा कि मैं इसको पहले V1 को प्रिंट करूंगा, फिर V2 को प्रिंट करूंगा, ताकि स्क्रीन पर नज़र आ जाए कि ये दो वेक्टर्स हैं जो हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद लाइन लगाएं, प्लस का निशान लगाएं, एंड एल लगाएं, और अब आपको यहाँ पे उन दोनों वेक्टर्स को एक्चुअली ऐड करना है। यानी अभी तक ये हुआ है, अगर समझ नहीं आई, कि मैंने ये दो वेक्टर्स प्रिंट कर दिए जो दोनों आए हैं, लाइन लगाई है, और मैं इनको प्लस अब करके नीचे अब आंसर टाइप करूंगा, जो भी आंसर है। तो आंसर निकालने के लिए मुझे दोनों को ऐड करना है, तो मैं कहूँगा v1 डॉट गेट एक्स, ये उसकी एक्स की वैल्यू आ गई, प्लस v2 डॉट गेट एक्स, ये दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गए और जमा हो गए। अब आगे आई का निशान लगाना है, फिर प्लस लगाना है, फिर स्पेस देनी है, और फिर इसी तरह से वाई के साथ करना है, v1 डॉट गेट वाई प्लस v2 डॉट गेट वाई, और फिर एंड पे आपको उसका जे का निशान लगा के हैंडल कर दो। ठीक है, ये सारी गेम थी कि आपको वो किस तरीके से आप दो डिफरेंट वेक्टर्स उठा के उनको पकड़ के जमा करोगे। तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स मैंने इनपुट किए, जमा हुआ, 4 और 1 ऐड होके 5 आ गया, और 23 और 2 ऐड होके 25 आ गया। तो ये मेरे वो दो वेक्टर्स ऐड होके आ गए। लो भाई, बस रुकता हूँ यहाँ पे। मेमोरी मैनेजमेंट करनी थी मैंने, मैं नहीं कर सका, नेक्स्ट टाइम करूँगा। ये 28 है नेक्स्ट टाइम, कि वो न्यू का ऑपरेटर और डिलीट का ऑपरेटर। तो चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।